point of the screen, a transparent sheet of thickness t and a refractive index n is now introduced in the path of one of the two interfering waves to increase its phase by 2 pi n minus 1 t by lambda. The pattern is shifted and eighth fringe is observed at the same point. Find the relation for the thickness t in the terms of n and lambda. ठीक है, क्वेश्चन को समझा नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आओ पहले हम बात करते हैं कि कोई चीज रास्ते में रख दी जाए तो उससे फर्क क्या होता है। देखो ये कैसे क्वेश्चन है, ऐसे बहुत बेसिक सी कहानी समझो। देखो मान लो कि ऐसे कोई स्क्रीन है, ठीक है, और आप कोई दो वेव लेके पहुंचो, टिंग 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 ऐसे करके आराम से, और यहां पे तुम कोई फ्रिंज बनाओ, कोई भी फ्रिंज बना लो, कोई भी फ्रिंज बनी मान लो, कोई भी फ्रिंज, ठीक है। अब होगा क्या कि कुछ देर बाद तुम क्या करो, इसी के रास्ते में ऐसे करके एक कोई शीट ला के रख दो। किसी एक के रास्ते में बात हो रही, ठीक है, किसी एक के रास्ते में क्या करो आप शीट ला के रख दो, ठीक है। इससे क्या होगा, इसकी इतने पार्ट में सिर्फ जितने डिस्टेंस है इतने से पार्ट में इसकी स्पीड कम हो जाएगी। भाई हम जा रहे थे आराम से अपनी स्पीड से, तुमने रास्ते में लाके एक शीट रख दी। अब शीट रख दिया तो क्या हुआ, मेरी स्पीड डाउन हो गई, क्योंकि क्या है वो डेंसर है। इसकी वजह से जब स्पीड डाउन होगी तो जो वेव यहां पहुंचनी चाहिए थी वो वहां नहीं पहुंचेगी। अब ये वाली वेव इसके साथ वहां इंटरफेरेंस करने नहीं चाहिए, समझ गए। स्पीड डाउन हो गई तो वो नीचे कहीं मीट कर जाएगी। यानी अभी अगर मैं इसी वेव को बनाऊं तो ये वेव यहां से निकलने के बाद यहां कहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब कोई और किसी अगली वेव के साथ उसका क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न हो जाएगा भाई, क्योंकि रेज आ रही होती बहुत सारी, तो किसी और के साथ वो क्या करेगी, इंटरफेरेंस पैटर्न करेगी, कोई रिजल्ट बना के हमको देगी। क्या बात समझे। तो देखो क्या हुआ, शिफ्ट हो गई फ्रिंज, जो यहां पे बन रही थी वो फ्रिंज यहां नीचे आ गई, ड्रॉप कर गई वैल्यू, यानी ड्रॉप कर गई। समझ गए बात को, ये पूरी कहानी होती है। किसी एक के रास्ते में रखोगे तो ऐसा होगा, दो के रास्ते में रखोगे थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, समझ गए। तो पहले कुछ नहीं रखा था, बाद में हमने एक के रास्ते में रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पोजीशन मुझे पहले मिली थी वो पोजीशन अब मुझे नहीं मिलेगी। ये समझ गए, ये सीख गए। कुल मिला के ये करने से क्या क्रिएट होता है, तो ये क्रिएट होता है पाथ डिफरेंस। जो अभी ऊपर जा रहे थे वहीं से कुछ डाउन का टर्म आ गया। क्या इतनी बात समझ गए। इसी बात को हम एज अ ऑप्टिकल पाथ भी समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल पाथ इतना चेंज होने से ये रिजल्ट में चेंज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो बहुत आसानी से हो जाएगा, 2 नंबर में पूछा है, मुश्किल लग रहा पर है नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा सर, ठीक है। इतनी बात अगर तुम समझ गए हो तो ठीक है। अब थोड़ी सी बात को और समझते हैं। जो क्वेश्चन ने हमसे मांगा, उसने कहा कि पहले हम 6th डार्क फ्रिंज बना रहे थे, एक किसी पॉइंट पे 6th डार्क फ्रिंज हम क्या कर रहे थे, फॉर्म कर रहे थे आराम से, ठीक है। फिर इज ऑब्जर्व एट अ सर्टेन पॉइंट अ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ द थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एन इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड वन ऑफ द टू इंटरफेयरिंग वेव टू इंक्रीज इट्स फेज बाई 2 पाई n minus 1 t by lambda। उसका फेज इतना बढ़ गया। द पैटर्न इज शिफ्टेड एंड 8th ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व एट द सेम पॉइंट। द पैटर्न इज शिफ्टेड एंड 8th ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व एट द सेम पॉइंट। हम 8th पे नहीं पहुंच गए, 8th ब्राइट फ्रिंज नीचे आ गया, कहां पे, 6 वाले पे ड्रॉप हुआ ना पॉइंट। तो 8th से कहां गिर गए हम, 6 पे गिर गए। तो अब इसी बात को देखो अच्छे समझना। मान लो कि जब कुछ नहीं रखा था तो यहां पे कौन बन रहा था, 8th, और जब तुमने कुछ रख दिया तो ये कहां पे गिर गया भैया, 6th पे गिर गया। 8th वाला कहां गिर गया, 6 पे, यानी दोनों आपस में क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। ऐसी बात हो रही, ठीक है। क्या बात को इतना समझ में आया। तो अब सिंपल सी समझो कि पहले हम कहीं पे 6th पे थे, आराम से समझो। फिर हमने कोई शीट लाई, रख दिया, शीट को लाके रखा, तो हमने इसी पैटर्न को, ये पूरे पैटर्न को, 6th डार्क के रास्ते में जो मैंने ये किया, तो अब उसकी जगह कौन बनना शुरू हो गया सर, 8th वाला बनना शुरू हो गया। यानी सारा गेम किसका है, रास्ते बदलने का, पाथ डिफरेंस का सारा गेम हो गया, ठीक है। कितना ऑप्टिकल पाथ हम चल गए उस टर्म पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करें, एक लाइन में कहानी को फिनिशिंग कर दिया जाए, ठीक है। देखो कैसे फिनिश करोगे, समझना मेरी बात को। चलो ये क्या है सर, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई n माइनस 1 t बाई लैम्डा, ये वैल्यू हमें गिवन की गई है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है मुझे, पार्ट डिफरेंस चाहिए। क्या मैं यहाँ से पार्ट डिफरेंस निकाल सकता हूँ सर, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस। तो 2 पाई n माइनस 1 t और अपॉन में मुझे क्या रखना पड़ेगा, लैम्डा रखना पड़ेगा। तो 2 पाई से 2 पाई हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। लैम्डा से हमने क्या किया, लैम्डा कैंसिल आउट कर दिया। तो मुझे कितना रिजल्ट मिला, n माइनस 1 t। मतलब मेरा कितना शिफ्ट हो गया सर, फ्रिंज में जो मेरी शिफ्ट हुई वो कितना शिफ्ट हो गई, n माइनस 1 t शिफ्ट हो गई, ठीक है। n माइनस 1 t शिफ्ट हो गई। अब मुझे क्या बताना, फाइंड द रिलेशन फॉर द थिकनेस t एंड लैम्डा, इन सब टर्म्स में मुझे रिलेशन देना है। तो मैं बस अपनी चीजों को आगे कंटिन्यूस करूंगा। तो कौन कौन शिफ्ट हुआ है सर, इतना पाथ शिफ्ट हुआ है
सिक्स वाले के पाथ में तो जाके एर्थ वाला बनाए। तो चलें सिक्स और एर्थ का भी पाथ पता कर लें। तो सर बहुत आसान होता है, देखो कैसे पता करेंगे। जब भी कभी ब्राइट का पता करना हो तो उसके हम एन लैम्डा लिखते हैं, और जब भी कभी डार्क का पता करना हो, जब भी कभी डार्क का पता करना हो तो दो के बीच की डिस्टेंस लिखते हैं। देखो मैं ब्राइट का बस तुम एन लैम्डा याद कर लो, और डार्क का तो मैं तुम्हें यहां से बता दूंगा, ठीक है, वो याद मत करो। ऐसे तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है, वो तो आसान होता है, आप रखोगे वैल्यू अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां से सीखोगे। चलो आओ, तो कभी गलत नहीं होगा। देखो यहां से शुरू करो, ये होता है 0, ठीक है, 0 के बाद ग्रीन से चलते हैं, ठीक है, ये एर्थ हमारी ब्राइट है, ठीक है, हम यहां तक जाना चाहते हैं। 0 के बाद 1 बनी, 1 के बाद 2 बनी, 2 के बाद 3 बनी, 3 के बाद 4 बनी, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ी देर हटाता हूँ, ठीक है। 4 बनी, 4 के बाद भाई कहीं पे 5 बना होगा, 5 के बाद कहीं 6 बना होगा, फिर कहीं 7 बना होगा, फिर कहीं 8 बना। तो ये सब ब्राइट के नंबर है, ठीक है, ये सब ब्राइट के नंबर। तो अगर तुमसे कोई पूछे एर्थ वाली ब्राइट कहाँ है, तो n की जगह 8 रखो, तो क्या बन गया 8 लैम्डा, दैट इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे हमको डार्क वाली ढूंढ के दो, तो डार्क वाली देखो कहाँ शुरू होगी, 0 से 1 के बीच में पहली बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6। सर यही तो बन रही थी छठवीं, 6th डार्क, मिल गई 6 डार्क, फिर 9th ऐसे करके। तो अब जब तुम्हें 6th डार्क निकालनी तो उसकी पोजीशन देखो बहुत बढ़िया आराम से निकालते हैं। 0 से 1 के बीच का मिड पॉइंट ढूंढो। तो सर 0 से बीच का मिड पॉइंट क्या होता है, 0 + 1/2 कितना हो गया, 1/2 मतलब कितना हो गया 0.5 पे, यानी 1/2 पे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया 1/2 लैम्डा हो गया, ठीक है। अब तुमसे कोई बोल दे इसी तरह कि भैया जो 6 वाली वो तो 5 और 6 के बीच में बनी, तो क्या करोगे, 6 और 5 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। 6 और 5 कितना होता है 11/2 लैम्डा। तो अगला रिजल्ट कहाँ 11/2 लैम्डा पे है, ठीक है। अदरवाइज 2n+1 लैम्डा बाई 2 से आप याद कर लो 2n-1 लैम्डा बाई, जिससे आपको बेटर लगे, ठीक है। चलो आ जाओ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, आ जाओ यहाँ पे। तो क्या करोगे, सारा गेम पाथ का है, तो 6 का पार्ट डिफरेंस और 8 का, इन सबका पार्ट डिफरेंस लिखो। तो भैया लिखो 11/2 लैम्डा, इसमें n-1 टी का पार्ट डिफरेंस हम ऐड कर देंगे, तो हम सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, एर्थ वाले पे पहुंच जाएंगे। n-1 टी को यहाँ रोक लो, उधर भेजो 8 लैम्डा माइनस 11/2 लैम्डा, ठीक है। देखते जाओ सर, एलसीएम लोगे 16 - 11 कितना हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा। 16 - 11 5 अपॉन में क्या लैम्डा बाई 2, यहाँ बचेगा n-1 और t। तुम्हें चाहिए था t लैम्डा सबके बीच में रिलेशन, तो t का चाहिए था ना, तो t को रोको बाकी उधर भेज दो। तो 5 लैम्डा अपॉन में क्या मिलेगा 2n-1, दैट्स योर फाइनल आंसर। था सर क्या कुछ इसमें, हो गया। बस यही सीखना था कि ऑप्टिकल पाथ क्रिएट होगा जिससे पैटर्न शिफ्ट होंगे, और जब एक बार पैटर्न शिफ्ट होते हैं तो उसकी वजह से रिजल्ट में चेंज आता है। तो कितना रिजल्ट में चेंज आया, तो जहां पे पहले 6 वाली बन रही थी उसमें इतना चेंज कर दो तो अब 8th वाली बनने लगेगी, जहां पे 6 वाली बन रही थी उसमें इतना चेंज कर दो तो वहीं पे 8th वाली बनने लगेगी। इसलिए हमने इन सबको इक्वल रखा, क्योंकि एक ही जगह पर बनने तो कोइंसाइड हो गया, वैल्यू रखा और आंसर पहुंच गया, ठीक है। डिफरेंट पैटर्न पे इन्होंने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया था, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफर था, मुश्किल था, हल्का सा लगता है, बट हमने कर लिया इसको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हमें अगला क्वेश्चन पढ़ना है, क्या लिखा है, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंड 480 नैनोमीटर यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रिंजेस इन अ YDSE. The screen is placed 1 meter away from the slit which 1 nanometer apart. क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो ये वाला 600 वाला यूज करो, और कौन सी ब्राइट फ्रिंज ढूंढो भैया, थर्ड वाली ब्राइट फ्रिंज ढूंढो। कितनी दूर चाहिए, तो कहने की जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है ना वहां से, तो भाई समझो सारी डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमम से ही नापी जाती है। लिख के दें चाहे ना लिख के दें, लिख के देने से कंफ्यूजन क्रिएट कराते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम से, अच्छा हमेशा वहीं से मेजर होती है, सेंटर से ही मेजर होती है, ठीक है। तो करें, इसमें मुश्किल क्या है, आ जाओ फॉर्मूला लगाना है। तो लिखो y = n/d लैम्डा बाई डी। कर चुके हो ये वाले क्वेश्चंस, फॉर्मूला एक दो बार यूज हो चुके हैं, फिर से देख लो। तीसरी चाहिए तुमको, तो यहाँ पे लिखो थर्ड, कितना डिस्टेंस है 1 मीटर का है, कौन सा लैम्डा यूज करना, 600 नैनोमीटर का यूज करना, तो 10⁻⁹ लिखोगे, डिवाइड करो डी, स्लिट विद कितने गई 1 नैनोमीटर लिखिए, अरे बड़ा कम कर दिया, चलो चल लिख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द mm होता है, नैनोमीटर है तो कोई बात नहीं, नैनोमीटर कर लेंगे। तो नैनोमीटर है तो ये लो -9 उड़ा दिया हमने, ठीक है। 6 और 3 कितना हो गया, 6 3 = 18, ठीक है। तो 1800 मीटर आया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा तो खैर कभी बनता नहीं है, तो मुझे मे भी हो सकता था नैनोमीटर की जगह मीटर रहो, फिलहाल हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो दिया वो आंसर आ गया, दैट्स योर आंसर। सिंपल है, मिल गया। कहाँ चाहिए था, सेंटर से चाहिए तो सेंट्रल से ही निकलता है वो,
ये यहाँ पे सेंट्रल होता है, यहाँ पे तीसरी बनी तो उसके बीच का गैप ही पूछा, ये पोजीशन पूछ रहा भाई, तो वही है, किसी भी निकालोगे वहीं से निकलेगा, ठीक है, बोले चाहे ना बोले। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस, वो कम से कम डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ। ड्यू टू बोथ का मतलब क्या हो गया, 600 और 400 दोनों वेवलेंथ से कोइंसाइड कर जाए, यानी कोइंसाइड वाला क्वेश्चन बना दिया। यानी कि वो मिनिमम कम से कम जगह बताओ सेंट्रल फ्रिंजेस जहां दोनों पहली कोइंसाइड कर जाए। देखो हो सकता है आगे भी कहीं कोइंसाइड करे, बहुत ऊपर भी जाके कहीं कोइंसाइड करे, लेकिन हम चाहते हैं कि 600 और 480 वाली सबसे कम से कम कहां कोइंसाइड कर सकती है, वो जगह हमको ढूंढ के दो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे सर, तो क्या करना है, एक लाइन में दोनों के फॉर्मूले शुरू कर दो। दोनों का ब्राइट चाहिए, दोनों का फॉर्मूला लिखो। तो एक कौन सी ब्राइट का भैया, 600 का, और दूसरा कौन है भाई, 480 का। दोनों का फॉर्मूला लिखो, तो उसका लिखोगे एन डी लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू, लिखोगे एन डी लैम्डा बाई डी। अब जरा बताओ क्या दोनों के लिए कैपिटल डी स्मॉल डी में कोई फर्क है, नहीं है, तो इनको हटाओ। सारा गेम मेरा एन का, भाई मैं पोजीशन कैसे बता दूं कितनी दूर बना है, तो ये तो पता चले ना कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रही है, फोर्थ बन रही है, मुझे पता ही नहीं कि कौन साइड किस नंबर पे हो रहा है। अगर कोई बता देते कि कौन साइड कर रहा है फिफ्थ फ्रिंज पे, तो हम फिफ्थ की वैल्यू रख दे के निकाल देते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं है, तो हम पहले एन पता करेंगे। तो इधर से मैं इसको n1 बोलता हूँ और इधर से मैं इसको n2 बोलता हूँ, ठीक है। अब चलो आ जाओ, तो लिखो n1 बाई n2 इज इक्वल टू, ये लैम्डा कितना था 600 वाला, और ये कौन सा था भैया 480 वाला, तो लिखा मैंने 480 और डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ 600 वाला, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो 480 अपॉन में क्या जाएगा मेरा 600। क्या यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़े सर, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दें, कोई समस्या, आगे बढ़े सर, कैंसिल आउट किया जाए सर, तो सर 12 4 और 12 5, तो 4/5 का नंबर मिल रहा है मुझे, यानी n1 जो है वो फोर्थ नंबर को बोल रहा है और n2 जो है वो फिफ्थ नंबर को बोल रहा है। क्या है कि जो 600 वाली वेवलेंथ है वो अपनी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, और जो 400 वाली है वो अपनी फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बना दे, तो वो दोनों लोग एक ही जगह पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। चलो इस बात को हमें निकाल के भी देना, उसने बोला था ना वो मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस दो हमको, तो देखो हम y निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एन डी लैम्डा बाई डी। एन का मतलब कौन सा, चलो मैं 4 से चेक करता हूँ, तो फोर्थ वाली किसको बनानी है, तो भाई n1 वाला किसका नंबर था, 600 का नंबर था, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है भाई 1 है, और ये लैम्डा कितना है भाई हमारे पास 600 नैनोमीटर में 10⁻⁹ लिखोगे, और डी की वैल्यू भी नैनोमीटर में दी है -9 -9 कैंसिल आउट हो गया, 4 6 कितना हो गया 24 हो गया, 00 हो गए। अच्छा तो ये वैल्यू हमको निकल के मिली, ठीक है 2400 मीटर। अब ये बात क्या यहीं से आएगी, तो यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, देखो अगले वाले से भी चेक करके दिखाते थे। तो अगले वाले को कौन सा बनाना है, उसी जगह पे फिफ्थ बनाना है, 1 रखो और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 480 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये लिखा मैंने 480 और ये पावर 10⁻⁹ लिखा और 1 × 10⁻⁹ लिखा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो 5 और 48 मल्टीप्लाई करोगे तब भी तुम क्या पहुंच जाओगे, 24800 में ही पहुंचोगे, 2400 मीटर, ठीक है। तो यही वो मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस है जहां पे ये लोग क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो किसी भी एक से वैल्यू निकालोगे सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। ओके सर, वेरी गुड। चलो अगले पे आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा है, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ ऑफ डिफ्रैक्शन इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल करिस्पॉन्डिंग टू जीरो इंटेंसिटी लोकेशंस, इन व्हाट वे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स डिफर्स फ्रॉम द डिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड वेव्स, ठीक है, ये भी हमें लिखना है। चलो तो पहले इस क्वेश्चन को निपटा दे सर, पहले इस क्वेश्चन को निपटा दिया जाए। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ ऑफ डिफ्रैक्शन इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो चलो पहले ये तुमको सिखाते हैं, ये तुम्हें सिखा दिया जाए, ठीक है, सीखोगे। चलो आओ देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सीखते हैं। पैटर्न बनाने के लिए आए, बहुत सिंपल है सर, इधर बनाओ इंटेंसिटी की लाइन और इधर बना दो इसको ऐसे करके, ठीक है, ये बन गया सिंपल। ओके अब क्या करना है, देखो पैटर्न्स, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स कैसे मिलते हैं, तो जो उसमें सेंट्रल होती है, सेंट्रल ब्राइट एकदम मैक्सिमम रिजल्ट देती है, फिर इसके बाद के जितने भी तुम्हें पैटर्न्स देखने को मिलेंगे वो सब सीधे सीधे क्या करेंगे, ड्रॉप करते हुए चले जाएंगे। भी थोड़ा मैंने ज़्यादा ही बना दिया, इसको और कम कर देता हूँ, ऐसे सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा, ठीक है। तो आप क्या करो कि एक स्केल ले लेना, दोनों तरफ की जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग सेम बनाते जाइएगा, मतलब इनकी हाइट उधर की हाइट सेम रखना, ठीक है। तो ये सेंट्रल ब्राइट मैक्स होगी, इसके बाद की सारी वैल्यू ड्रॉप करती चली जाएंगी। अब इनके लिए जो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, मतलब मैं जो इनके कैलकुलेशन करता हूँ वो कहाँ से करता हूँ, तो मेरा जो कैलकुलेशन होता है वो मिल के आता है यहाँ से भाई, a sin θ इज इक्वल टू n λ/a sin,
ठीक है, सॉरी एल लैम्डा बाई ए बोला हूँ, एल लैम्डा से यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर मुझे चाहिए हो यहाँ पे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन में ए, यहीं से सारी वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट है, एन जो मिल के आए, पहले जो फॉर्मुला मुझे मिला ये किसका, डार्क का फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ डार्क के रिजल्ट को तो मैं मेंशन कर सकता हूँ, कैसे मेंशन करूँगा, एन इज इक्वल टू 1 रखोगे तो पहली डार्क मिलेगी, यानी पहली पोजीशन मेरी लैम्डा बाई ए पे है और इधर माइनस लैम्डा बाई ए पे है, इधर 2 लैम्डा बाई ए पे है तो इधर माइनस 2 लैम्डा बाई ए पे है। ये सब जो नीचे यहाँ आके टच कर रही है ना इस पॉइंट को, यहाँ पे देखो इनकी इंटेंसिटी 0 है, इस सब जगह इनकी इंटेंसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, ये सारी जगह, तो ये डार्क बताता है, डार्क का मतलब इंटेंसिटी का रिजल्ट आपका क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। इधर 3 लैम्डा बाई ए लिखो तो इधर माइनस 3 लैम्डा बाई ए लिखोगे। ठीक है, ये आपका हो गया डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी पैटर्न। सीखे, क्लियर हो गया सबको, ये बात आएगी। ओके, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल करस्पॉन्डिंग टू 0 इंटेंसिटी। तो सर ये है एक्सप्रेशन आपका, यहीं से आपकी इंटेंसिटी करस्पॉन्ड हो जाती है 0 और इसके लिए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। इन व्हाट वे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स डिफर फ्रॉम द डिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, तो जो लाइट वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स डिफर फ्रॉम डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। तो लाइट वेव का डिफ्रैक्शन और साउंड वेव के डिफ्रैक्शन में क्या फर्क होता है, तो सर बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। ठीक ठाक, देखो जो लाइट वेव होती है उसकी वेवलेंथ स्मॉल होती है। ठीक है, तो जो डिफ्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से लाइट बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाती कॉर्नर्स पे, एक लिमिटेड है कि कॉर्नर्स पे थोड़ा ही बहुत पैटर्न तुम्हें देखने को मिलता है, छोटा सा पैटर्न है तो तुम्हें थोड़ा बहुत ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर, लेकिन अगर तुम सोचो कि साउंड वेव है तो साउंड वेव की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उनका जब डिफ्रैक्शन होता है तो बहुत बड़े हाई रीजन में होता है, बहुत बड़े हाई रीजन में होता है। आपने देखा होगा कि स्पेशली जब कोई पॉलिटिशियन होता है या फिर रास्ते में जैसे पुलिस होती है ना, तो कुछ अनाउंस करना होता है तो उनके पास क्या होता है कि लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, तो उसका ऐसा होता है पार्ट। तो देखा होगा कि बहुत वाइड रेंज में जाती है वो, जबकि अगर वहीं से अगर मैं लाइट को फैलाना चाहूँ तो उतनी वाइड रेंज में नहीं पहुँचेगी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। फिलहाल आ जाओ, फिर इनको लिख लिया जाए। आ जाओ, देखो सारी चीज़ें मैंने लिख के रख दी हैं, क्योंकि ये समझाने में तो कुछ कुछ सर समझ में आता है, लेकिन जब लिखा रहता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपके सामने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, देखो क्या लिखा था, प्राइमरी डिफरेंस इज द स्केल ऑफ वेवलेंथ रिलेटिव टू द कॉमन ऑब्स्टिकल। साउंड वेव्स टिपिकली डिपार्ट मोर इजीली इन एवरीडे सिचुएशन दैन लाइट वेव्स। ठीक है, पहला देखो कंपैरिजन मैंने वेवलेंथ के टर्म में लिखा है कि जो लैम्डा ऑफ साउंड होता है वो लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे तो साउंड सेंटीमीटर से मीटर की रेंज तक है। ठीक है, और वहीं पर देखो ये नैनोमीटर की रेंज में, तो पता है कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इसके बाद आ जाओ अगले पॉइंट पे, तो देखो डिफ्रैक्शन कंडीशन में क्या लिखा, सिग्निफिकेंट डिफ्रैक्शन ऑक्यूर्स व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स और अ पार्टिकल इज कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, तो इस पता है इसके टर्म में क्या होता है कि जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, वहां से भी इनके डिफ्रैक्शन हो जाते हैं, साउंड वेव के जो डिफ्रैक्शन होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी हो जाते हैं। ओके, एवरीडे ऑब्जर्वेशन में बिकॉज साउंड वेवलेंथ आर सिमिलर इन द साइज ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, देखो कैसे डोरवे बिल्डिंग्स इन सबके, तो साउंड डिफ्रैक्शन इन कॉमनली ऑब्जर्व, तो ज्यादातर यही देखने को मिलता है। जबकि लाइट में ऐसा डिफ्रैक्शन जल्दी नहीं मिलता क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, नैनोमीटर की रेंज में होती है। तो नैनोमीटर की रेंज में अगर कहीं छोटा सा पिन होल होगा तो वहां डिफ्रैक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा, अदरवाइज डिफ्रैक्शन कहाँ देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अब ये लाइट आ रही तो क्या है, डिफ्रैक्शन कर रही नहीं कर रही, लेकिन अगर ये कहीं किसी छोटे से पिन होल से आ रही होती तो वहां पर डिफ्रैक्शन मिलता है हमको थोड़ा बहुत। समझ गए बात को, तो जनरली कौन मिलेगा आपको, साउंड के टर्म्स मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, रुक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखो अगले पे क्या लिखा हुआ है, आ जाओ। तो टू मोनोक्रोमैटिक वेव हैविंग द डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, दो मोनोक्रोमैटिक वेव हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन किए गए हैं फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इंटरफेयर टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड द ऑब्टेन कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, हमें ये बनाना है। तो सर ये आपने कब पढ़ा है, जब हम लोग सुपर पोजीशन पढ़ते हैं। तो सुपर पोजीशन में आपने देखा होगा कि हमें दो वेव दी जाती हैं और बताया जाता है कि सुपर पोजीशन में फाइनली क्या होता है कि जो दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो सुपर इम्पोज होने के बाद एक नए डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने इसका डेरिवेशन किया तभी तो आपका रिजल्ट बन के आता था, याद है, a इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 वाला। तभी वहीं से इंटेंसिटी का फॉर्मूला है i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 2 अंडर रूट i1 i2 cos 5, ये सब वहीं से बने, यहीं से बने। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन में क्या है कि जो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने अपनी बुक और कॉपी में पढ़ा वो लिखा था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे भी लिखा था साइन ओमेगा टी, पर क्वेश्चन ने हमें वही चीज़ कॉस में चिपका दी। तो ये कौन सी सर वही बात थी ना कि सर ट्रैप करेंगे, और वही कर रहे हैं। मतलब ये उस मेंटालिटी का है कि अगर आपने चीज़ें रट ली हैं कि भाई साइन होता है, साइन का ये होता है, साइन में ये होता है, ये लिख लूँगा अब तो हो गया। कुछ लोग होते हैं ना, नहीं समझाओ हम याद कर लेंगे, तो ये उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है कि अगर आप उस मेंटालिटी से हो कि जहाँ आपने सोचा कि हम याद कर लेंगे और फिर लिख लेंगे, हो जाएगा, चल जाएगा, दो ही लाइन तो है, तो वहाँ आप फंस जाओगे आप, क्योंकि कॉस पटक दिए हैं।
ठीक है, तो इस मेंटालिटी को मैं नहीं कहूँगा कि बहुत गलत है, इस मेंटालिटी में थोड़ा सा और एडवांस होने की ज़रूरत है। आप जब भी किसी चीज़ को याद करो, ठीक है, तो उसमें उन पैटर्न्स को ज़रूर समझ लो जहाँ जहाँ चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि पूरा रिजल्ट तो वही बनाना है मुझे, फाइनल रिजल्ट तो वही है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आना। इसका मीनिंग ये हुआ कि सारी चीज़ें लगभग सिमिलर होने वाली, बस साइन की जगह कॉस होगा, तो जहाँ साइन का फॉर्मूला यूज़ हुआ है वहाँ कॉस का यूज़ कर लेंगे, मतलब सिमिलैरिटी के साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो शुरू किया जाए सर, एक ये डेरिवेशन का पार्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ये क्वेश्चन आई थिंक आपके 20 या 19 के अप्रॉक्स का है ये क्वेश्चन, ठीक है। और फिलहाल अभी जनरली नहीं है, लेकिन ये रिपीट होते रहते हैं तो कोई भरोसा नहीं कि कब आपको मिल जाए, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा। शुरू करते हैं सर अपने न्यूमेरिकल को, इस डेरिवेशन को। तो इन सबको कर देते हैं ऊपर और अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझो बात को। मुझे दिया है y1 a cos ओमेगा टी, मुझे दिया है y2 a cos ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे करके दिया। इस क्वेश्चन में इन्होंने a करके दे दिया, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए इसे a1 और इसे a2 लेके चला हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि सर यहाँ ऐड करें कि सबट्रैक्ट करें, वो बेसिक फॉर्मूले तक पहुँचना। मैं इसे a1 a2 अपने मन से अलग अलग लेके चल रहा हूँ, बाद में हम इसे सेम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में क्या होगा, मुझे सुपर पोजिशन यूज़ करना होगा, ठीक है। तो कहाँ से ये कहानी बनेगी सर, ये बनेगी सुपर पोजिशन के लॉ से, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है, वहाँ से हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहता है कि जो हमारे पास इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट है इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर, उनको हम आपस में ऐड करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है, यानी वेक्टर एडिशन कुल मिला के होगा, तब जो तुम्हारी फाइनल वेव है वो बन के तैयार होगी, ठीक है। तो यहीं से शुरू कर दिया जाए फिर अपने पार्ट को। तो y इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 cos ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। यहाँ से हम अपने इस टर्म को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखते ही चलना बहुत ध्यान से, ठीक है। कुछ भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने कर दिया है, तो उस डिफरेंस में बस आपको इतना देखना है कि कितना डिफरेंस आएगा बस, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन हम लेके आए ताकि आप कोई एक सिंगल मेंटालिटी लेके ना जाओ। तो y इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा टी प्लस, अब जब हम इसे साइन से करते तो आपको याद होगा कि जो सेकंड वाला पार्ट है जिसमें लिखा cos ओमेगा टी, एक सेकेंड में a2 cos ये ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को जहाँ पे लिखा होता था ओमेगा टी प्लस 5, तो हम इसे यहाँ पे a लट कर लेते थे और इसे b लट कर लेते थे, और वहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते थे। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, cos a cos b, तो cos a cos b, फिर लिखोगे माइनस, वहाँ पे आएगा साइन a, तो साइन a, और फिर लिखोगे यहाँ पे साइन b, बस फॉर्मूले में चेंज हो गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। फिर हम क्या करते थे सर, हम ये करने के बाद कुछ टर्म्स को एक किनारे करके लेट करना शुरू कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे सर a2 चिपकाना भूल गए हम, ये हम यहाँ पे a2 चिपका रहे हैं, क्लियर है। चलो a2 मल्टीप्लाई मारो पहले, आप बस देखते जाना कि आपने जो डेरिवेशन सीखा उससे इसमें कितना फर्क आ रहा है। तो पहला फर्क तो हमें फॉर्मूले का ही मिल गया सर, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते थे, इनके बीच में किसी टर्म को हम कॉमन करते थे, तो कॉमन करने के बाद उसे हम लेट करते थे, याद है। तो हमको भी यहाँ वैसा ही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ cos ओमेगा टी और यहाँ पे cos ओमेगा टी, तो यही वाला क्यों ना कॉमन कर लिया जाए। तो देखो मैं cos ओमेगा टी को करूँगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा a1 प्लस a2, और यहाँ क्या बचेगा भाई cos 5 बचेगा। ऐसे में साइन बचता था, याद है। माइनस करो और इसको लिखो a2, ठीक है, और साइन 5 को थोड़ा आगे ले आओ और बगल में लिख दो साइन ओमेगा टी, लिख दो ऐसे, ठीक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपने सीखा बिल्कुल वैसा ही दिखने की कोशिश हो। इसके बाद मैं कहूँगा इस वाले पार्ट को लेट, ठीक है, और इस वाले पार्ट को लेट, इससे मैं लेट करूँगा a cos थीटा और इसे मैं लेट करूँगा a साइन थीटा, ठीक है। लेट कर लिया। जैसे मैं लेट करूँगा तो मैं ज़रा इसे कुछ सी अलग पेन से लिख के दिखाता हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ बनेगा a cos ओमेगा टी cos थीटा माइनस a sin ओमेगा टी sin थीटा।
अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फिर से लिखा है कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, एक कॉमन कर लो इनके, तो कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी और साइन थीटा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये वापस किसका फॉर्मूला लिखा है, कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ लिखो कॉस ए की जगह क्या लिखोगे ओमेगा टी और बी की जगह क्या लिखोगे थीटा, ठीक है। तो देखो तुम्हारी जो फाइनल वेव है वो ये आ गई, यही तो हम निकाल लेते हैं। तो देखो बिल्कुल वैसी लुक लाइक दिख रही जैसे हमने अपनी इक्वेशन स्टार्ट की थी कॉस ओमेगा टी के टर्म में, वैसे ही देखो फाइनल आंसर थीटा में आ गया। यहाँ तक हम अपनी फाइनल वेव बना के देते हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ से रिजल्ट किसके निकालने होते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न के, इन सब के टर्म्स मुझे कैलकुलेट करके देने होते हैं। तो थोड़ा सा स्टेप आपको और आगे जाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये आंसर हमने निकाल के रख दिया, इसको छोड़ दो। अब मुझे इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड ये सब बताना होगा। तो यहाँ पे देखो जो टर्म्स आपने लेट किए थे ना, इन्हीं टर्म्स को हम यूज करेंगे। ए कॉस थीटा में ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव यूज किया था, ए साइन थीटा में ए टू साइन फाइव यूज किया था। तो इसी टर्म को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे और स्क्वायर करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म का स्क्वायर कर देते हैं। ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, और फिर दोनों को ऐड करो। तो ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस ए यहाँ पे ए टू साइन फाइव का होल स्क्वायर। चलो ओपन करते हैं। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू का स्क्वायर और यहाँ पे आया साइन स्क्वायर फाइव। क्लियर, ओके। चलो सर ए स्क्वायर कॉमन करोगे, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब जरा यहाँ पे ऐसे टर्म्स को पास पास करो जहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हमारे पास, तो देखो ए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। देखो ए टू वाला पार्ट और ए टू वाला पार्ट, तो इसको कर लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ठीक है। सर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन का स्क्वायर प्लस ए भी सर वन हो गया, तो ए टू का स्क्वायर सर ये वन हो गया, ठीक है, प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ये देखो आपके पास एम्पलीट्यूड का रिजल्ट आ गया। आगे रिजल्ट एम्पलीट्यूड का मिला, एम्पलीट्यूड का रिजल्ट सर आप सबको डन, ओके। अब जब एम्पलीट्यूड का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का रिजल्ट आ गया, तो यहीं से हम किसका रिजल्ट बना सकते हैं सर, इंटेंसिटी का रिजल्ट बना सकते हैं। कैसे पता चलेगा, तो सर हमें पता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अगर मैं इसी का रिलेशन यहाँ पे निकालूं तो आई इज इक्वल टू होना चाहिए के ए का स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो ये रिजल्ट तुम्हारा बन के तैयार होगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पे टर्म्स आ जाए, तो क्या हो कि के है नहीं, तो के से अगर मैं पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं वहां आई लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसी के बाद देखो मैंने लिखा के ए स्क्वायर के ए वन का स्क्वायर के ए टू का स्क्वायर प्लस टू के ए वन ए टू कॉस फाइव, ठीक है। चलो के ए स्क्वायर को मैं आई लिख सकता हूँ, आई नेट, इसको मैं आई वन लिख सकता हूँ, इसको मैं आई टू लिख सकता हूँ। यहाँ मामला फंसा क्योंकि एक ही के है, तो अब देखो इस के को हम तोड़ ताड़ के देंगे, और ए स्क्वायर भी नहीं है तो आई वन आएगा नहीं। तो क्या करूँ मैं, इसको सर टू बाहर लिखो। अब देखो अंडर रूट में क्या करेंगे हम, के ए वन का स्क्वायर के ए टू का स्क्वायर। सर कैसे किया, अंडर रूट के अंदर के दो बार लिखा है ना, तो के स्क्वायर ही तो लिखा है मैंने, के स्क्वायर को रूट से बाहर लिखोगे तो के ही आएगा। अंडर रूट में ए वन लिख दिया तो उसे ए वन स्क्वायर लिख सकते हैं, ए टू लिख दिया अंडर रूट में तो ए टू स्क्वायर है, तभी तो वहां से बाहर आएगा, तो लिखा कॉस फाइव। इसी पार्ट को फाइनल लिखोगे तो आई इज इक्वल टू आई वन आई टू टू, अब ये क्या बना, रूट आई वन आई टू, और ये क्या बन गया, कॉस फाइव बन गया। इस तरह से तुम्हारा इंटेंसिटी का रिजल्ट बन के आता है। क्या इतनी बात समझ में आई, सीख गए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ओके। अब अगर मुझसे क्वेश्चन ने कहा था कि A1 A2 सब मेरे लिए सेम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लिख सकते हो, लिख दिया जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिजल्ट। यहां तक सबको सीखने को मिला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ने कहा था कि मेरे लिए A1 A2 सब बराबर है, ठीक है। तो A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर तो कितना हो गया भैया, 2A1 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी 2A1 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा cos फाइव। अगर मैं यहाँ से सब कॉमन कर लूँ तो 2A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस cos फाइव। ये इस तरह से मेरा एम्पलीट्यूड का फाइनल रिजल्ट आएगा। इंटेंसिटी का चाहोगे तो सबकी वैल्यू तुमने यहाँ रखी हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आएगा 2i प्लस 1 प्लस cos फाइव, ठीक है, सिंपल। ये रिजल्ट मेरे तक पहुंच गया, ओके। अब इन्होंने और भी कुछ डिमांड किया था, वो देख लेते हैं।
उन्होंने और क्या बोला था हमसे कैलकुलेट करने के लिए, तो उन्होंने हमसे बोला था डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, निकाल दिया, एंड ऑब्टेन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटेंसिटी की हेल्प से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कहानी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलो पहला सीखो, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मेरी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए इसके लिए बहुत ज़रूरी कि ये वाला पार्ट मैक्सिमम हो, यानी सब इस पे डिपेंड है। तो ऐसे डिपेंडेंसी में cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम, तो पूरे cos फाई का रिजल्ट मैक्सिमम 1 होता है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 चाहती है, तो cos फाई 1। अगर cos फाई 1 है तो फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो भाई cos 0 रखने पे ही तो बनाता है, तो मेरी 0 डिग्री होनी चाहिए। क्या हर बार 0 होगा, और भी तो वैल्यूज हो सकती हैं। तो जब भी तुम्हें कोई और मैक्सिमम वैल्यू रिपीट करनी हो सेम वैल्यू पे, तो हमेशा उसमें कितना ऐड करना, 2 पाई। कितना ऐड करना, 2 पाई, क्योंकि एक सर्किल कंप्लीट करने के बाद आप सेम पोजीशन पे पहुंचते हो। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बना दूं, तो अगर जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो 2n पाई बन के तैयार होता है। ये किसकी कंडीशन हो गई भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई। आ जाओ डिस्ट्रक्टिव की भी यहीं लिख लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब cos फाई क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, कम से कम दे। तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू तक जाना है तो 0 मत रखना, क्या रखोगे, -1 रखोगे। तो अब फाई -1 कब देता है, पाई पे देता है, नहीं 180 पे। अगली वैल्यू कैसे पता चले, तो मैंने क्या ऐड करो, 2 पाई ऐड करो। तो 2 पाई को अगर मैं पाई में ऐड करूं तो 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एक्सेट्रा। जनरल फॉर्मूला बनाना चाहो तो हर बार देखो कि 3, 5 ऐसे आ रहा है, यानी 2n में 1 जोड़ दोगे तो तुम्हारी बात बनती चली जाएगी। तो इस तरह से बना। तो दीज आर दी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। क्या यहां तक सर बात समझ में आ गई? ठीक है, गेट इट, सिंपल था। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, ड्रॉ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए मुझे ये बना के देना है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न। तो सर बहुत आसान होता है, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इतने सारे क्वेश्चन करके आओ, एक लाइन में ये भी हो जाए। ये बनाया मैंने। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करना है। ठीक है, तो अब क्या करो, समझो, ये वाली लाइन इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, बनाना है। तो याद रखना, एक ऐसे बना दो भैया लाइन। ठीक है, ये बना दिया। अब सारे इसमें इंटरफेरेंस जो पैटर्न आपको इंटेंसिटी के टर्म में मिलेंगे, वो सारी ब्राइट फ्रिंजेस के सेम मिलेंगे, सबके। ठीक है, डिफ्रैक्शन में क्या होता था, कम होता जाता था, पर इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होंगे, सब सेम होंगे, सारे के सारे सेम होंगे। ये सेंट्रल आपकी ब्राइट फ्रिंज होगी 0। अब इसके बाद ये जो नीचे टच करता है, ये टच, ये टच, ये टच, यहाँ पे इंटेंसिटी 0, मतलब ये कौन सी जगह है, डार्क वाली है। तो पहली डार्क तुमको कहाँ मिलेगी, हाफ डी लैम्डा बाई डी पे मिलेगी। दूसरी वाली कहाँ मिलेगी, तो 3/2 डी लैम्डा बाई डी पे मिलेगी। ऐसे इधर सेम ऐसी वैल्यू इधर माइनस में हाफ डी लैम्डा बाई डी पे मिलेगी, इधर -3/2 डी लैम्डा बाई डी पे मिलेगी। तो इस तरह से मिलती है। मैक्सिमम वैल्यू अगर कभी तुम निकालना चाहो इंटेंसिटी की यहाँ पे, तो वो हमेशा आपकी 4I0 हो जाती है। ठीक है, जब दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो फॉर्मूला एक बनता है ना, 4I0 1 + cos स्क्वायर 5/2 का। ठीक है, तो ये वहाँ पे होती है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पैटर्न होते हैं। ये हमारी सारी फ्रिंज विथेज होती हैं। तो सारी फ्रिंज विथ हमेशा इक्वल होती हैं। जितनी फ्रिंज विथ डार्क की उतनी ब्राइट की, जितनी डार्क की उतनी ब्राइट की। देखो तुम, ये देखो, ये फ्रिंज विथ किसके आगे, ब्राइट की, इतने में ब्राइट है ना। तो अगली जो डार्क है तो उसकी फ्रिंज विथ देखो ये यहाँ से दिख रही है, फिर ये यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्लियर हो गया सबको? चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यू कैन नॉट सी अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ अ बाउंड्री वॉल बट कैन हियर हिम। ठीक है, तुम एक पर्सन को बाउंड्री के उस साइड देख नहीं सकते हो लेकिन उसे सुन सकते हो। एक्सप्लेन विद द रीजन। देखो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, देख नहीं सकते, इसका रीजन है, देखोगे कैसे, जब उसके बॉडी से तुम्हें लाइट मिलेगी। किसी पर्सन को देखोगे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को तब देखोगे ना जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आइज में आएंगे, तभी तो इमेज बनाओगे। अब वॉल के वो उस तरफ है तो वो लाइट इधर नहीं आ पा रही क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है बहुत ज्यादा शॉर्ट है, लेकिन वो पर्सन सुनाई दे रहा है। तो पर्सन सुनाई देने का रीजन क्या है कि वो साउंड वेव बना रहा है। और साउंड वेव बनने की वजह से क्या हो रहा है कि साउंड वेव जो होती है यहाँ शॉर्ट है, यहाँ पे क्या होंगी सर, लॉन्ग होंगी। तो लॉन्ग वेवलेंथ है, तो वो लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से वो हमें सुनाई दे रहा है। मतलब कहानी कुछ ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये एक वॉल है ना, ऐसे करके, और तुम यहाँ पे कहीं खड़े हो। ठीक है, दैट्स योर फिगर। तो आप यहाँ पे कहीं खड़े हो, तो क्या होगा कि यहाँ से कोई दूसरे पर्सन की, किसी दूसरे पर्सन की जो इमेज है वो हम तक तो नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से वेवलेंथ चलेंगे तो वो यहाँ से टकरा के वापस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब ये कुछ पर्सन बोलेगा तो इनकी वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से जब कॉर्नर से टकराती तो ये हमारे कान तक आराम से पहुँच जाती हैं, ये लंबा जाती, दूर तक जाती। समझ में आया सर?
ठीक है, क्लियर हुआ। तो इनका डिफ्रैक्शन बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत रेयर है कॉर्नर से मुड़ना, लेकिन इसका साउंड वेव का बहुत आराम से हो जाता है। तो इजीली हमको चीजें दिखाई और सुनाई देती हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 750 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट विथ ऑफ 1.5 mm. Diffraction pattern is obtained on a screen 1 meter away from the slit. Find the distance of the nearest point, the central maxima at which intensity is 0. ठीक है, तो ऐसी जगह पे चाहिए जहां पे मैक्सिमा और उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाए भाई, 0 हो जाए। तो हमें वैल्यूज गिवन कर दिए हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस द नियरेस्ट पॉइंट। वो हमें पॉइंट ढूंढ के ला के दीजिए जहां पे, समझना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट द सेंट्रल मैक्सिमा एट विच इंटेंसिटी इज 0। तो हमारी जहां पे इंटेंसिटी का रिजल्ट कितना आ रहा हो सर, 0 आ रहा है। तो चलो ढूंढते हैं, बहुत आसानी से करेंगे। तो होता है भैया एन लैम्डा अपॉन में डी, ठीक है, ये हमारा साइन थीटा। तो पहले हम यहाँ से क्या करें, एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। समझना पूरी बात को, मैं यहाँ से जब साइन थीटा को निकाल लूंगा, मुझे क्या चाहिए, उसकी पोजीशन चाहिए। यहाँ से समझ लो तो आगे बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। मुझे चाहिए उसकी पोजीशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ से थीटा जो है कैलकुलेट कर लिया इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा। ये वैल्यू क्या है, पोजीशन, दैट इज द वाई, और ये है हमारी डी। मुझे फाइनली पहुंचना क्या, मुझे फाइनली पहुंचना वाई तक। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ, समझना मेरी बात को बहुत अच्छे समझ लेना, तो एक ही लाइन में सारी कहानी खत्म होगी। क्योंकि एंगल हमारा जो होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न में वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा को लगभग मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज द tan थीटा, ठीक है। अगर मैं tan थीटा निकालूं यहाँ से, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, आपका y अपॉन डी बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब अगर मुझे यहाँ से y निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी कैपिटल डी, हाँ, y इज इक्वल टू क्या आएगा, डी tan थीटा। और जो tan थीटा तो सर वो किसके बराबर है भाई, आपके sin थीटा के बराबर है। मतलब इसमें जो पूरा पूरा मामला है, अगर मुझे y तक पहुंचना है, तो मैं अगली लाइन में देखो इसको लिख रहा हूँ, y तक पहुंचना है तो d से मल्टीप्लाई कर दो sin थीटा में। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन डी लैम्डा बाई डी। देखो वही वाला फॉर्मूला आ गया जो हम यूज करते हैं अपने लिए। देखो ये इसके लिए भी आ गया। तब क्या है सर, कहानी खत्म हो गई, एक लाइन में सारा कैलकुलेशन होगा और सब मजे मजे आ जाएंगे। चलो वैल्यू रखते हैं, वैल्यू देखी जाए क्या है। तो वैल्यू 750, 1.5 और 1, ठीक है। तो चलो आ जाओ कैलकुलेशन करो। तो किसके लिए चाहिए था, ये तो देखा ही हमने। हो किसको चाहिए, किसको चाहिए, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट सेंटर मैक्सिमा एट विच इंटेंसिटी 0। कह रहे हैं इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए, इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब मिनिमा ही तो बन रहा है, इंटेंसिटी वहीं 0 होगी, यानी फर्स्ट मिनिमा की बात हुई। तो एन की वैल्यू 1 रखो। डी मुझे क्या करना है, अरे सर डी भी तो चाहिए, डी कितना दिया था, याददाश्त कमजोर हो रही है सर, 1 मीटर और 1.5, ठीक है सर। ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, mm था तो -3 लिखो। इनको भी देख ही लेते हैं सर इसी वक्त, है ना। लैम्डा भी 750 के थिंग आया था, 750 नैनोमीटर। तो याददाश्त बड़ी हो गई है कमजोर सर, है ना, अब तो दिक्कत ही है। चलो तो 750 लिखो, इनको ऊपर भेजो, एक पॉइंट यहां से हटा लेते हैं सर। तो इनको लिख लेते हैं -4 ऊपर लेके जाओ। तो -4 गया ऊपर, तो 10 की पावर कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। एक जीरो आप भी दे दो सर, तो इनका एक जीरो और यूज कर लो। तो इनका बचा -4, ठीक है, अपॉन बचा 15, 10 की पावर -4 आ गया, खत्म हो गया सर एक लाइन में। लो y इज इक्वल टू 5 × 10 की पावर -4। अगर तुम इसे थोड़ा इज्जत से लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है, ये मीटर में है तो क्या बनेगा 0.5 mm लिखा हुआ है। दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है, यही था सेपरेशन। तो अगली बार जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो tan थीटा ये सब आप बताना नहीं पड़ेगा ना, सीधे जाओगे, ये वाला फॉर्मूला पटक दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है, समझिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड पढ़ाएंगे। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द वन फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज 0.2 डिग्री, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट इज 500 नैनोमीटर। कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ 2 स्लिट्स। हमें 2 स्लिट्स के बीच की सेपरेशन चाहिए। पर तो स्लिट का सेपरेशन मतलब हमें क्या चाहिए, स्लिट का सेपरेशन मतलब स्मॉल डी का टर्म चाहिए। तो आ जाओ, कौन सा है, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारा। ऑब्जर्व दैट एंगुलर विड्थ हमको कितनी मिल रही है, तो भैया 0.2 मिल रही है। वेवलेंथ हमारी ये है एक्सपेरिमेंट। तो सर एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी यूज करते हैं। थीटा कितना है, 0.2 डिग्री, ठीक है। तो लिखा हमने 0.2 का डिग्री। समझना मेरी बात को, अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। 500 10 टू द पावर -9 और अपॉन में चाहिए मुझे डी, ठीक है। तो ये जो 0.2 डिग्री में दिया ना, ध्यान देना कि जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो उसे डिग्री में कभी मत पुट करिएगा, नेवर। हमेशा इसको कन्वर्ट करना रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, हमेशा पाई बाई 180 से उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो।
तो क्या बनेगा 0.2 पाई अपॉन में क्या बचेगा 180 बचेगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो इसको मैं यहाँ पे पाई और 1/80 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में डिग्री का पॉइंट जो होगा कैंसिल आउट के रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है, तो अब क्या करें सर 0.2 पाई, तो इसे मैं लिख रहा हूँ 2 पाई अपॉन में एक पॉइंट हटा दूँ तो सर ये 1800 हो जाएगा और ये हो जाएगा 500, 10⁻⁹ हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे डी हो जाएगा। चलो अब आ जाओ डी को कैलकुलेट करते हैं। डी उधर लेके पहुँच गए 1800 सर ऊपर लेके आ जाओ, 500 लेके आ जाओ, 10⁻⁹ लेके आ जाओ, अपॉन में क्या लेके आओगे तो 2 पाई लेके आओगे। क्या लेके आओगे, 2 पाई लेके आओगे। ठीक है, चलो देखते जाओ। ये 2 0 से 4 तो 10 की पावर कितना हो गया -5। ठीक है, 18 5 कितना होता है सर 90 होता है, तो एक जीरो चलो इनको और चिपका देते हैं तो ये हो गया -4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 9। समझ में आना कैसे हुआ। ठीक है, अपॉन में 2 पाई बचा तो 2 से कैंसिल आउट कर दो सर इसी वक्त। ओके, तो एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन करता हूँ मैं, पाई को 3.14 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 3.14 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा ना तो 3 3 9 होना चाहिए था, 3 3 9 होना चाहिए था, तो ये बनेगा मेरे पास लगभग कुछ 2.8 के अप्रॉक्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या मतलब ऑन अप्रॉक्स ये मिलेगा, 10⁻⁴ ये मिलेगा। अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करूँ तो लगभग रिजल्ट मेरा बनेगा 1.4 × 10⁻⁴ के अप्रॉक्स। ठीक है, एग्जैक्ट आप कैलकुलेशन करोगे थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, दैट्स इट। तो दिस इज योर रिजल्ट, ये हमें कैलकुलेट करके देना था, दोनों बीच की सेपरेशन आ गई है। आंसर हमारा किस में आया, मीटर में आया। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से बढ़ते चलते हैं। व्हाट हैपेंस टू द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेज आर इनफाइनाइटली क्लोज। ठीक है, इन्हें बहुत पास रख दिया जाए और दूसरे में क्या है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर रख दिया जाए। ठीक है, चलो आओ समझते हैं इस बात को। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, जो हमें पोजीशंस मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं, एन डी लैम्डा बाई डी से मिलती है। ठीक है, अब देखो तो अगर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो तो इसके लिए वाई बढ़िया सा बनना चाहिए, तभी तुम्हें दिखेगा। अब ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। तो आते हैं पहली कंडीशन में। पहली कंडीशन बोला इनफाइनाइटली क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज कर दो। ठीक है, जब बहुत ज्यादा क्लोज करोगे, ठीक है कहानी समझना, बहुत ज्यादा क्लोज करोगे तो डी की वैल्यू लगभग 0 चली जाएगी। ठीक है, जब डी की वैल्यू 0 जाने लगेगी, इसे मैं कॉन्स्टेंट के टर्म में लेके चलता हूँ, तो 0 जाने लगेगी तो वाई की वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी, इन्फिनिटी। जब स्लिट बहुत पास होगी तो वाई इन्फिनिटी बनेगा, यानी जो विड्थ आएगी वो उसकी पूरे वॉल पे इनफाइनाइट चली गई, मतलब पूरे में कोई इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डार्क बनी उसकी विड्थ कितनी है, इनफाइनाइट, जो ब्राइट बनी उसकी विड्थ कितनी है, इनफाइनाइट। तो तुम्हारे सामने एक जो भी फ्रिंज बनेगी डार्क, तो वही इनफाइनाइट चली जा रही है। तो अब अगला इनफाइनाइट कहाँ मिलेगा, ब्राइट के बाद। अगला इनफाइनाइट कहाँ मिलेगा, डार्क के बाद, वो भी इनफाइनाइट। तो समझ गए, तो क्या तुमको इंटरफेरेंस मिला, पूरी वॉल पे केवल ब्राइट है, तो क्या ये इंटरफेरेंस होगा। पूरी वॉल पे डार्क है, तो क्या ये इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। ठीक है, तो वाई इन्फिनिटी बन गया। इससे क्या होगा कि जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न है सर वो ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन में था। चलो दूसरी में सीखते हैं। फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब दूर कर दो। क्या ना, दूर कर दो। सर जब दूर करोगे तो डी की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, फॉर अपार्ट दूर कर दो। अब सर स्लिट होती तो जब हम लाइट के कंपैरिजन में करते हैं तो उनकी जो रेंज है ना वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, mm के रेंज में तो होना ही पड़ेगा। अब तुमने कहा कि फॉर अपार्ट कर दो, तुम इनको मीटर की रेंज में लेके चले गए तो वो तुम्हारे लिए पता किसका काम करेगा, इन्फिनिटी का काम करेगा। और किसी चीज डिवाइडेड बाय जब आप उसका रिजल्ट इन्फिनिटी निकालोगे तो आंसर हमेशा तुमको 0 मिलेगा। अब ये देखो 0 हो गया, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अब फ्रिंज विड्थ यहाँ पे बनेंगी, ठीक है जैसे फ्रिंज विड्थ बनी, तो मान लो मैं कोई 2 कलर्स अलग अलग ले लेता हूँ ताकि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यार, मान लो कि ये डार्क है, ठीक है, तो फिर जो ब्राइट होगी वो यहीं पे बनेगी, फिर अगली डार्क यहीं बनेगी, फिर अगली ब्राइट यहीं बनेगी, फिर अगली डार्क यहीं बनेगी और फिर से अगली ब्राइट यहीं बनेगी। ऐसे इस तरह से फ्रिंज विड्थ, बिल्कुल सारी जो फ्रिंज विड्थ ऐसे फैली हुई थी सब ऐसे से समेट के एक ही जगह सब ओवरलैप कर जाएंगी। और जब सारी ओवरलैप हो जाएंगी सर, जब सारी ओवरलैप्ड हो जाएंगी सर, तो क्या तुम फ्रिंज विड्थ देख पाओगे? नहीं देख पाए। अगर ओवरलैप होगी तो क्या जो हमारा इंटरफेरेंस का पैटर्न है क्या वो दोबारा तुम्हें ऑब्जर्व होगा? नो सर, फिर से ऑब्जर्व नहीं होगा। सीखे, इंपॉर्टेंट था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। असर्शन पे आते हैं। बड़ी देर बाद सर ऐसा कुछ मिला है ना, बड़ा खुशी हुआ। असर्शन इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अदर स्लिट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन फॉर इंटरफेरेंस एटलीस्ट 2 वेव्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि कम से कम 2 वेव्स तो हमें रिक्वायर करो। पहले तो ये समझो, कोई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इफ वन स्लिट इज क्लोज, एक का रास्ता हम बंद कर दें, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अदर स्लिट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो कह रहे हैं कि अब वो डिफ्रैक्शन करेगा। 1 2 स्लिट थी S1 और S2, जब तक थे तो ये मिल के भैया
क्या कर रहे थे, इंटरफेरेंस कर रहे थे, लेकिन तुमने क्या किया, एक रास्ता बंद कर दिया, अब एक ही बचा ना, तो अब सर ये तो क्या शो करेगा, ये तो डिफ्रैक्शन शो करेगा, तो बात सही है, सही है सर। फॉर इंटरफेरेंस एटलीस्ट 2 वेव आर रिक्वायर्ड, दोनों वेव्स तो सर रिक्वायर्ड होती हैं, तभी तो बात बनती है सर, है ना, 2 में से एक भी कम हो गया तो बात नहीं बनेगी। तो बात समझ में आई सर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ऐसी कंडीशन में सर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। चलो अगले पार्ट पे आते हैं। अ डबल स्लिट सेटअप वॉज इनिशियली प्लेस्ड in a tank filled with water and the interference pattern was obtained using a laser light. When water is replaced by a transparent liquid of refractive index, ठीक है, जहां पे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है, what will be the effect on the following, ठीक है। तो किस किस पे हमें बताना है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब पे आंसर बताना है तुमको। सर एक लाइन में पूरी कहानी समझा के खत्म करेंगे, एक लाइन में। ये मान लो कि कहीं पे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न चल रहा था, ठीक है, तुम्हारा ये स्लिट विथ वाई बन रहा था, फ्रिंज बन रहा था, सब बन रहा था। इस पूरे को हमने उठाया और ले जाके वाटर में रख दिया, ठीक है, पूरी कहानी ऐसे है, ठीक है, एक लिक्विड में सॉरी रख दिया, समझना। अ डबल स्लिट सेटअप वाज इनिशियली प्लेस्ड इन अ टैंक फिल्ड विद वाटर, पानी के अंदर हमने पूरी कहानी की, ठीक है, फिर इसको उठाया हमने और रिप्लेस कर दिया किसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड से, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है। ये क्वेश्चन है, पर मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं पहले वो समझो। मेरे पास कोई एक सिंपल इंटरफेरेंस पैटर्न तुमने हवा में बनाया, एयर में, और उसको ले जाके तुमने लिक्विड के अंदर रख दिया। जैसे ही तुम लिक्विड के अंदर रखोगे, देखो क्या क्या चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तुम्हारी फ्रिंज विड्थ घट जाएगी, कितने टाइम्स घटेगी, जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तुम्हारा सर वाइड डिक्रीज कर जाएगा जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसके अंदर जो स्पीड थी, जो भी स्पीड रही होगी, वो भी कितनी घट जाएगी, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से चीजें ड्रॉप कर जाती हैं। क्वेश्चन समझ गए कि अगर तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तो तुम्हारी चीजों डिक्रीज हो जाएंगी। अब देखो वही क्वेश्चन है, उसने कहा कि वाटर, इसने आसानी से नहीं पूछा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है कि तुम कर ले जाओ, समझ ले जाओ, तो उसने दिमाग लगाया कि पहले हम वाटर के अंदर बना रहे हैं। अब तुम सोच ही नहीं पाओगे कि यार वाटर के अंदर कैसे बनना, तुम और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर लोगे। सिंपल वाटर के अंदर बनना कोई दिक्कत नहीं, बनने दो, सिंपल मान के चलो। अब उसको रिप्लेस कर दिया किसी और लिक्विड से, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे वाटर से ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा सर, यही सारी चीजें फिर से रिपीट हो जाएंगी, आपकी चीजें वापस डिक्रीज होंगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। यही तो कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से तो चीजें कम हुई थी, तो अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो फिर से मेरी चीजों को ड्रॉप ही तो करेगा। समझ गए बात को, ओके। तो अब कितना ड्रॉप करेगा, पहले क्वेश्चन पूछते हैं क्या क्या पूछा, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे, 3 चीजों पे बहुत पूछा कि हमारी भाई जो लेजर लाइट है उसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो आओ, तो सबसे पहले लेजर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सर वो सेम रहेगी। तुमने सीखा है कि फ्रीक्वेंसी पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार जानते हो तुम्हें पता है। इसके बाद फिर आती है स्पीड पे, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो समझना, जो स्पीड थी वो कैसे डिक्रीज होगी, तो ये मत कह देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लिक्विड का, नहीं। क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ कंपैरिजन। समझना मेरी बात को, वाटर को हटा के उसे रखा गया ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो वाटर के कंपैरिजन में आना चाहिए, ठीक है। तो लिखोगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का, यानी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वाटर, ठीक है। स्पीड के बारे में पूछा था, और क्या पूछा था भाई, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला वेवलेंथ के बारे में पूछा था। तुम्हारी वेवलेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा कितना डिक्रीज करेगा, पहले वाला लैम्डा डिवाइडेड बाई वाटर न्यू लिक्विड। तो सारी वैल्यूज क्या करेंगे सर, डिक्रीज करेंगे। सीखने को मिला, समझ में आया, ठीक है, गेट इट, ठीक है। और यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो भी तुम्हें पता चल गए, ठीक है। अगले पे आओ, द पोजिशन फ्रिंज विथ, अगला क्वेश्चन इसी में ऐड किया है, द पोजिशन ऑफ फ्रिंज विथ, शेप ऑफ इंटरफेयरिंग फ्रिंजेस एंड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सेंटर मैक्सिमम। इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ फ्रिंज विथ में क्या चेंज आएगा, तो मैंने तुमको अभी यहाँ सिखाया था। पोजीशन ऑफ फ्रिंज विथ क्या हुई है सर, डिक्रीज करके, कितने टाइम्स डिक्रीज करके, म्यू नॉट टाइम्स, सॉरी पोजीशन ऑफ फ्रिंज विथ बोला, ये वाला पार्ट, ठीक है। जो पोजीशन थी फ्रिंज की वो कितना शिफ्ट कर जाएगी, तो म्यू टाइम्स ऑफ शिफ्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एंड शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं सर हमारे, समझिएगा। शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में नो चेंज, जो जैसा था, जैसा पहले रहा होगा वैसे ही रहेगा। शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सर नो चेंज, ठीक है। सेंट्रल मतलब सेंट्रल, इन 2 चीजों में नो चेंज है, बाकी सारी चीजों में चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज आई नॉट, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम कितना है भैया, ये दिया तुमको आई नॉट। कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 इंटरफेयरिंग वेव इज λ/3। सर क्या दिक्कत है इसमें, क्या करोगे, λ/3 दिया तो क्या निकालो, फेज डिफरेंस निकालो। फेज डिफरेंस कैसे मिलेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2/λ
लैम्डा से डिवाइड कर देना तो लैम्डा बाई 3 हो जाएगा। ये हमने आपस में कैंसिल आउट कर दिया तो क्या मिला 2π/3 मिल गया हमको, मिल गया। अब तुमसे क्या पूछा है कि निकालो, तो आई का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे भाई, आई नॉट। अब मैक्सिमम ही दिया तो देखो सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आई नॉट cos स्क्वायर 5/2 लगा दो। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा भाई। लगा दो, कुछ है नहीं। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, π/3 कितना होता है भाई 60 होता है। cos 60 की वैल्यू रखो, खत्म हो गया आंसर। इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, अब ये तो करना ही पड़ेगा, इतना आसान। अगला क्वेश्चन, यूजिंग द हाइगेन्स प्रिंसिपल ब्रीफली रिफ्लेक्शन प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हेंस प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो फिर से पूछा, कब पूछा 25 में, कितने में पूछा 3 मार्क्स में। पीछा नहीं छोड़ रहा सर, सेम पैटर्न्स हो जाएगा, सीख चुके हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंस द पैटर्न्स। अरे यार गलत मत लिखा करो। द पैटर्न्स ऑफ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, लाइट वेव फ्रॉम 2 पिन होल्स इल्यूमिनेटेड बाय द 2 सोडियम लैम्प्स डू नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके एक्सपेरिमेंट के डिफरेंस में आ जाओ। आओ अच्छा जल्दी जल्दी किया जाए भाई इनको भी। इसमें क्या ही पूछा इन्होंने, पूछा कि हमको 2 डिफरेंस बताओ किसके पैटर्न में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ये बता दो जो फ्रॉम 2 पिन होल्स इल्यूमिनेटेड बाय द सोडियम लैम्प्स डू नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, ये भी बताना है हमको। तो पहला ये कर लेते हैं भैया, इंटरफेरेंस इधर लिखो, इधर लिखो भैया डिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 पॉइंट तुमको आने ही चाहिए एनी हाउ। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेरेंस पैटर्न में सर हमें 2 सोर्स चाहिए। 2 सोर्स का मतलब 2 सोर्स का मतलब S1 और S2 चाहिए ना। 2 सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। ठीक है, तभी इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगा। ओके, इंटरफेरेंस ऑब्जर्व में जो हमारी फ्रिंज विड्थ बनती है बीटा, उसकी वैल्यू सबके लिए क्या होती है सर, सेम होती है, ऑलवेज सेम होती है। यहाँ जाओ, यहाँ हमें क्या चाहिए भैया, सिंगल सोर्स चाहिए, सिंगल कोई एक सिंगल सोर्स चाहिए। ठीक है, छोटा सा वही पिन होल वाली बात हो गई, वहीं से आओ। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो बीटा की वैल्यू होती है वो किसी के लिए सेम नहीं होती, कंटिन्यूअस कैसी होती है, डिक्रीजिंग होती है, वैल्यू घटती जाती है। और लिखना तो और लिख सकते हो भैया, इंटरफेरेंस पैटर्न है क्या, इंटरफेरेंस एक्चुअल में है क्या, तो इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। 2 वेव आई सुपरपोज हुई और इंटेंसिटी हमारी क्या हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बस भैया हम कॉर्नर से मुड़े और कहाँ इंटर कर गए, कॉर्नर से मुड़ के हम इंटर कर जाते हैं अपने शैडो रीजन में। कहाँ इंटर कर जाते हैं, अपने शैडो रीजन में इंटर कर जाते हैं। तो ये बेसिक से डिफरेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। आगे क्या लिखा, लाइट वेव फ्रॉम 2 पिन होल्स इल्यूमिनेटेड बाय द 2 सोडियम लैम्प डू नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, एक्सप्लेन व्हाई। सर एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग पीछे, सोडियम वाला क्वेश्चन 25 में इन्होंने फिर से पूछा, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं सोडियम का क्वेश्चन और फिर से पूछा है। देखो पैटर्न सर, पैटर्न सर, पैटर्न सर, पैटर्न भूल नहीं रहे हैं ये लोग। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 25 5 मार्क्स। देखो मोस्ट ऑफ द हम जितनी देर से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने देखा कि पिछले जो सालों के क्वेश्चंस हैं वो सब या तो शॉर्ट हैं, या 3 मार्क्स में, या तो 5 में, 3 में या तो 5 में। मतलब इन्होंने पिछले साल इनको कहाँ टारगेट दिया, 3 और 5 के अंदर टारगेट दे रखा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, चेक करना है कि भाई अभी साथ है कि नहीं कि गए। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन करने से पहले कैमरा चेक कर लेते हैं, चल रहे हो आप? ठीक है, वेरी गुड, चल रहा है। आगे, 2 कोहेरेंट लाइट वेव्स each of intensity I0 superpose each other and produce interference pattern on a screen. Obtain the expression for the resultant intensity at a point where the phase difference between the wave is 0 नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो 5 होना चाहिए था। ठीक है, 5। राइट इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज। चलो आओ करते हैं। ये भी एक छोटा सा मैथ का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पहुंचे, यहाँ लिखो I0, I1 की जगह I0, अंडर रूट में जाओ I0 और यहाँ लिखो cos phi। ठीक है, I0 जोड़ो 2I0, I0 बाहर आ गया सर 2I0 और यहाँ क्या लिखा है cos phi। कॉमन कर लीजिए सर, तो 2I0 बाहर लेके गए, अंदर क्या बचेगा 1 + cos phi। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छुटकू सा मैथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि जो डेरिवेशन है आपने बताया ना कि एक जनरल सा फॉर्मूला होता है जिसको हम डायरेक्ट यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो cos phi है इसको आप थोड़ी देर के लिए समझो, ये लिखा है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा माइनस, समझना -1, समझना मेरी बात को, जब मैं cos थीटा 2 में जाऊँगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। अब देखो थोड़ा सा और काम करते हैं। देखो थीटा 2 था तो आधा हो गया ना। अब मैं इसी फॉर्मूले को cos थीटा के लिए लिखूंगा, तो लिखूंगा 2 cos स्क्वायर, समझना कि लिखूंगा 2 cos स्क्वायर, तो थीटा का आधा करो तो क्या हो जाएगा θ/2 -1। सीखे? तो अब यहाँ देखो फाई लिखा है, तो फाई का क्या होना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए। 2I0 1 + 2
कॉस स्क्वायर 5/2 -1 आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगली लाइन में देखो क्या लिखा है, 2i0 मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1 कैंसिल हो गया। क्या बचा भाई आपके पास, तो 2 बाहर गया, 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2, दैट्स द रिजल्ट फाइनल। ठीक है, बॉक्सिंग करनी बहुत जरूरी, यही हमें निकाल के देना था। अब ये निकाल के तुमने दे दिया तो इसमें थोड़ा सा और उन्होंने पूछ लिया, क्या बोला इसमें, बताओ मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकते हैं। तो बड़े आसान से बता दोगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। मैक्सिमम चाहिए तुमको, आई मैक्स, तो देखो सारी डिपेंडेंसी किस पे, इन वाले भैया पे है कि नहीं। तो इस पूरे की वैल्यू कुछ और नहीं, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 4i0। आई तुमको क्या चाहिए था बेटा, मिनिमम चाहिए था। अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती कि टपाक से -1 ना बोल देना, ये स्क्वायर लगा है तो -1 तो हो ही नहीं सकता, माइनस आ ही नहीं सकता, वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मिनिमम तुमको किसके लिए जाना पड़ेगा, मिनिमम भैया, मैक्सिमम नहीं होता मिनिमम। तो कॉस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू को 0 जाना पड़ेगा। तो जब 0 जाएगा तो इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। समझ गए बात को, नहीं तो माइनस लिखते, अगर स्क्वायर ना होता तो माइनस करते। ठीक है, गेट इट, ओके। अब अगले क्वेश्चन पे, हो सकता है कि क्वेश्चन में तुम्हारे नाम, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि ना सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, द अपर्चर ऑफ द स्लिट इज 3 mm एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट and the screen is 1.5 meter. A monochromatic light wavelength 600 nanometer is normally incident on the slit. Calculate the distance of first order minimum, second order maximum from the center. देखो इसमें करना क्या, बहुत सिंपल है भाई, इतना क्वेश्चन कराया है, ये तुम कर लो। देखो बहुत आसानी से क्या करना है, हमको चाहिए डिस्टेंस चाहिए। तो जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाओगे, मान लो y तो निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, ठीक है, तो y इज इक्वल टू लिखोगे, एक सेकेंड, ये वाली होगी, मान लो y इज इक्वल टू लिखोगे, तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो n d लैम्डा बाई डी, यही तो लिखोगे, d दिया है, सब कुछ सारी वैल्यूज गिवन की निकाल लोगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो बोला फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम है तो n इज इक्वल टू क्या रखोगे, 1 रख दोगे। अगला क्वेश्चन किसके लिए, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम का, तो सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे 2n + 1 और बाहर क्या लिखोगे, लैम्डा बाई 2, यहाँ लिखोगे d और यहाँ पे स्मॉल d। सेकंड ऑर्डर बोल रहा है तो n इज इक्वल टू क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। बस सर इतना करना है। 5 मार्क्स में देखो फिर से पूछा, 25 का क्वेश्चन है, हो जाएगा सर, इतनी मेहनत कर लेना सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2025 और फिर से लॉन्ग में 5 मार्क्स 5 मतलब इन्होंने पिछले साल मोस्ट ऑफ द इन्होंने सारे सेट में अपने 5 नंबर में क्वेश्चंस को बैठा के रखा था। ठीक है, तो तुम भी तैयार रहो कि चांसेस हैं कि इतनी वैल्यू दी है तो मिल सकते हैं, है ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स टीचर वांट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट इंटरफेरेंस विद द हेल्प ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ लेजर बीम। देखो भाई हम तो कोई डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना चाहते, लेकिन अब किसी ने कर दिया है तो करना पड़ेगा। बीम 663 नैनोमीटर वेवलेंथ सिंस द हॉल इज लार्ज इनफ, लार्ज बहुत बड़ा सर हॉल, ओके। इंटरफेरेंस पैटर्न हम वहां पे बनाना चाहते हैं, लगभग कितनी दूर वॉल है, तो 5 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। फॉर क्लियर एंड कंफर्टेबल व्यू बाय ऑल द स्टूडेंट्स दे वांट टू फ्रिंज विथ 5 mm, फाइंड द स्लिट सेपरेशन फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। और सेकंड में बोला हाउ फॉर विल द फर्स्ट मिनिमम बी द फ्रॉम द सेंट्रल। वो वाली मेज कहाँ है, उसमें हो सकता है रख दिया हो, जो दूसरी एक रैक थी जैसे वहाँ रखी। क्या चीज़ रखे होंगे वो, वही होल पास कहीं रख दिया है, उसमें तो नहीं होगी क्योंकि वो तो साफ करके ले गए थे पूरी, वो वहाँ रखी हुई है, लोहे के थे। इस वाले अपने वाले में नहीं है, इसमें देख लिया। ठीक है पढ़ते हैं। अब फिजिक्स, भाई चलो क्या लिखा है, अब फिजिक्स टीचर वांट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट इंटरफेरेंस पैटर्न विद द हेल्प ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ लेजर बीम ऑफ 663 नैनोमीटर वेवलेंथ सिंस द हॉल इज लार्ज इनफ इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रॉम द ऑन द वॉल 5 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स फॉर क्लियर एंड कंफर्टेबल व्यू बाय ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो एक फिजिक्स टीचर ने किया, भाई अपने ने नहीं किया, किसी ने किया तो करना ही पड़ेगा। अब उसने क्या किया कि उसे इंटरफेरेंस पैटर्न शो करना है, ठीक है, बड़ा सा हॉल है वहां पे शो करना है, और डिस्टेंस लगभग कितनी दूर पे है, उन्होंने बोला 5 मीटर की डिस्टेंस है, कोई वॉल है वहां पे शो करना है। वो चाहते हैं कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न बने वो क्लियर हो, कंफर्टेबल हो देखने में बच्चों को, ठीक है, लगभग फ्रिंज विद स्लिट कम से कम कितनी बन जाए, 5 mm की बन जाए, तो इतने पे लगभग हर बच्चे को वो पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड द स्लिट सेपरेशन ऑफ द ऑब्टेनिंग डिजायर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, कह रहे कि स्लिट का सेपरेशन बता दो, स्मॉल डी पूछा, ठीक है।
हमसे क्या पूछे हैं, स्मॉल डी का क्वेश्चन पूछे हैं, कर लोगे सर, बड़ा आसान है, आओ करते हैं सर फिर। ठीक है, चाहूँ तो ये भी मैं आपके नाम कर दूँ, लेकिन फिर आप कहोगे सर सब आप हमारे नाम कर दोगे तो कुछ अपने नाम नहीं रखोगे। ठीक है, तो कुछ अपने नाम भी रखना पड़ेगा ना, तभी तो। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन में। तो भैया लिखो क्या चाहिए था तुमको, फ्रिंज विथ इन्होंने बना के रखी बीटा, तो बीटा का फॉर्मूला लगाओगे एन डी लैम्डा बाई डी लगा दो। ठीक है, अभी बस हम क्लियर ऑब्टेन करने जा रहे हैं, तो किसी भी फ्रिंज विथ को निकाल लो, फर्स्ट सेकंड किसी को ले लो। तो भैया हम n इज इक्वल टू 1 को निकाल के दिखा रहे हैं। बीटा मुझे पता है, डी मुझे निकालना है, तो बीटा को अपॉन में लिया। डी की वैल्यू कितना भैया 5 मीटर, लैम्डा कितना गिवन है आपको 663 इंटू 10 टू द पावर -9 गिवन है। डिवाइड में आओगे तो बीटा बीटा हाउ मच सर 5 mm ऑल्सो गिवन -3। तो सर 5 से 5 का नंबर हमने ऐसे कैंसिल आउट किया, ये ऊपर लेके जाओगे तो d इज इक्वल टू -9 और ये कितना हो गया -6, तो 663 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया। और आपको अगर पावर में कैंसिल करना है तो -3 से कन्वर्ट करो तो 0.663 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया ये। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 0.663 mm। तो भैया कम से कम आपको इतना तो डी रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब और छोटा करोगे और बेटर होगा, पर मिनिमम मतलब मैक्सिमम तो इतना रखना पड़ेगा। समझ गए बात को? ओके, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट प्रश्न पढ़ा जाए सर। हाउ फॉर विल द फर्स्ट मिनिमम बी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन पूछे यार, फर्स्ट मिनिमम नहीं बता पाओगे, दौड़ के बता दोगे फर्स्ट मिनिमम कहाँ मिलेगा। तो लो y इज इक्वल टू हाफ। सर हाफ कैसे पता चला, n 2n+1 वाला यूज करोगे ना, तो मैं यहाँ पे सीधा हाफ लिख रहा हूँ, हाफ डी लैम्डा बाई डी, सब निकाल ही चुके हैं सर। हाफ लिखो, डी कितना है सर 5 है, लैम्डा 663 इंटू 10 टू द पावर -9 है, अपॉन में जो डी, तो डी अभी कितना कैलकुलेट करके आया वो 0.633 ना, तो सर हम ये वाला यूज कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। ये 1 काटा, ये लेके इनको लपेटो। ठीक है, ये 2 और 5 तो 2.5 -6 और 3 तो माइनस का 3 आ गया सर। तो ये कितना लिखा है 2.5 mm। तो ये पहली पोजीशन हमको किसकी मिल गई भैया, किसकी, डार्क की, फर्स्ट डार्क हमको मिल गया। ओके, क्लियर था, सिंपल सर। वही बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, मैंने आपको पहले बोला है, कुछ ही पैटर्न्स हैं, कॉपी होते हैं, हर चैप्टर के अपने पैटर्न्स होते हैं और उन्हीं को कंटिन्यूस वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, वो कभी 5 मार्क्स में होंगे, कभी 2 में होंगे, कभी 1 में होंगे, कभी इधर होंगे, कभी उधर होंगे, कभी इस लैंग्वेज में होंगे, पर होंगे वही। अगला क्वेश्चन, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट wavelength 650 nanometer passes through a slit with 0.6 mm. The diffraction pattern is obtained on a screen kept 60 cm away from the slit. Find the distance between the first order minima on the both side of the center maximum. तो हमसे कह रहे हैं कि हमको both side चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा चाहिए दोनों तरफ। तो पहले एक तरफ निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा चाहिए। तो अभी तुमको निकालना सिखाई दिया है, y इज इक्वल टू कैसे निकालते हो, तो n डी लैम्डा बाई डी, यानी सेम फॉर्मूला है, डी की जगह बस a लिखा होता है, तो a भी वही रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए जाना है तो n इज इक्वल टू 1 रखो, और d कितना बोला गया भाई आपके लिए, तो 60 सेंटीमीटर बोला गया, 60 सेंटीमीटर मतलब -2 हो गया, और 650 नैनोमीटर बोला गया है तो ये -9 हो गया, और डिवाइड करने के लिए d पे आओगे तो 0.6 mm हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं लोग यार। तो mm को भी हटाओ ना फिर, 10 की पावर -3 ताकि कैंसिल हो, 0.66 ये कैंसिल करोगे तो भैया आएगा 100। ठीक है, 100 टाइम्स में पॉइंट है ना, इसलिए 100 टाइम्स में। अभी 2 0 लेके इनको हम निपटा देते हैं। अभी बचा 650। ठीक है, और कुछ बचा ही नहीं, तो लो देखो 650 में ही आंसर देना है। तो -3 ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा भैया 10 की पावर -6, एक 0 और इनको चिपका दो तो 65 इंटू 10 टू द पावर कितना भैया -5, और आगे बढ़ोगे तो इसे -3 में कन्वर्ट कर लो तो 0.65 इंटू 10 टू द पावर -3, ये मीटर में है, तो क्या इसे बोल सकते हो mm? हाँ सर इस mm बोल सकते हो। तो देखो ये आंसर आ गया, सिंपल, क्लियर है। तो ये हम कहाँ तक पहुँच गए सर, एक साइड का, हमसे तो दोनों साइड का पूछा था, तो लो भाई 2 साइड का, तो 2 साइड का 2 इंटू वाई कर देना है, तो 1 बोल रहा हूँ 2 इंटू 0.65 mm, तो 2 का टेबल आता ही है, 6 5 2 12 13। ठीक है, तो ये आ गया, ये बोथ साइड का आंसर हो गया। और भी कुछ है क्या, हो गया खत्म, बोथ साइड ऑफ द मैक्सिमम निकला है। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना कैसे क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फिनिश हो गया सर, फाइनली हम लोग सारे क्वेश्चंस करके इसको फिनिश कर चुके हैं। तो आपने ऑब्जर्व तो कर ही लिया होगा कि किस तरह के इन्होंने क्वेश्चंस पूछे। टेक्निकलिटी पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं थी, तुम्हें पता चला। इन्होंने बार बार ब्राइट फ्रिंजेस, फ्रिंज विथ पोजीशन, कोइंसाइड, यही सब बार बार कर रहे थे, कंटिन्यूस इन्होंने यही पैटर्न फॉलो किया। फिर अगर थ्योरी में जाओगे तो वेवफ्रंट क्या होता है, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, 2 डेरिवेशंस पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है ना। तो यही चीज़ें ये कंटिन्यूस करते हैं, पिछले कई सालों से उठाओगे तो इन्हीं चीज़ों पे इनके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस बनते आए, तो अभी भी वही बन रहे हैं। तो आपको पता है कि इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, इसीलिए तो यहाँ से नंबर के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तभी तो बोला था कि हम लोग 50+ की गारंटी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि पैटर्न सेम है ना, आपको पता चल गया कि पैटर्न यही है, तो इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो। पूछो तुम कितनी बार ब्राइट, मिनिमा, मैक्सिमा पूछोगे, वही तो पूछोगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हाथ और
क्या बोलना था मुझे, हाथ में जो कॉपी पेन आप लिए हो, ठीक है, जो तुमने सीखा हो अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आया हो वीडियो को बैक करो, सीखो, जब तक पूरा सीख ना लो उठो नहीं, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट डाउन करो, समझाने की कोशिश करेंगे, है ना, और ज़्यादा क्लैरिटी देंगे, ठीक है। आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आप टेलीग्राम, मैंने आपको इसमें वीडियो में नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया, आप उसे ज्वाइन करो, वहाँ पे भी हमारे ये सारे जो भी नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो सब वहाँ पे पहुँचती रहती हैं, तो वहाँ से भी चीज़ों को फॉलो करते रहिए, ठीक है। जम के मेहनत करिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, और अगला पता है कौन सा है, रे ऑप्टिक्स, तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।